आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने लालू प्रसाद और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। मोतिहारी में खालिद अनवर ने यह कहा कि लालू प्रसाद पार्टी नहीं, राजनीतिक गैंग चला रहे हैं और जिसे जब मौका मिलता है पैसा कमाने में लग जाता है और पैसे लेकर के पार्टी में टिकट दिए जाते हैं। तो एक बड़ा आरोप जेडीयू एमएलसी की तरफ से लगाया गया है। ये गंभीर आरोप आरजेडी पर लगाया गया है, जहां लालू प्रसाद पर यह आरोप है कि वो राजनीतिक गैंग चलाते हैं और लालू प्रसाद पार्टी नहीं, राजनीतिक गैंग चलाते हैं। ये बड़ा आरोप लगा है और जिसे जब मौका मिलता है पैसा कमाने में लग जाता है। तो ये गंभीर आरोप अब जेडीयू एमएलसी की तरफ से आरजेडी पर लगाए गए हैं। क्या परिवार, लालू जी का परिवार आपस में बहुत ज्यादा जुतम पैदा मची और जितने बेटे हैं उनकी अलग सोच है, बेटियां हैं उनकी अलग सोच है और सबकी सोच का आधार ये है कि पैसा ज्यादा कैसे कमाएं, चाहे वो सीट बेच करके पैसा कमाना हो, चाहे वो सड़कों को बेच के पैसा कमाना हो या कैसे भी कमाना हो। तो लालू प्रसाद यादव जी ने बांध के रखा हुआ है और जिस तरह से यानी गैंग लोगों का एक यूनिटी होती है, वही यूनिटी है वहां पे। हाँ, पॉलिटिकल गैंग है ये। पॉलिटिक्स में तरह तरह के काम के लिए लोग आते हैं। नीतीश कुमार आए ईमानदारी के लिए, बिहार को सजाने के लिए, और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार आया बिहार को लूटने के लिए। तो उसको पार्टी का नाम तो नहीं दिया जा सकता, उसको तो गैंग का ही नाम दिया जाए। तो आपने सुना कि खालिद अनवर ने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पर लालू यादव पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर लालू यादव पर यह कहा है कि जब जिसे मौका मिलता है पैसे कमाने में लग जाता है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के लालू प्रसाद के ऊपर दिए गए बयान पर अब सियासी हलचल भी देखिए अब तेज हो गई है। आरजेडी कांग्रेस उल्टे जेडीयू पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि बीजेपी जेडीयू महागठबंधन पर हमलावर है। जेडीयू को बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है। जेडीयू तो अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी बचाने में लगी हुई है। ये राजद पर क्या बोलेगी? बिहार की जनता का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल। राजनीति का ये बहुत पुराना ट्रेंड रहा है कि किसी बड़े नेता पर उलूल जुलूल टिप्पणी कर दो और कुछ सुर्खियां बटोर लो। खालिद जी ने यही काम किया है। उनको 30 साल पहले की बात याद है, लालू जी ने ये किया, वो नहीं किया। आप अभी विधान पार्षद है ना खालिद जी, पिछले 3 साल का ही काम बता दीजिए, सिर्फ अपनी सरकार का छोड़िए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या उनका परिवार राजनीति में क्या क्या गुल खिलाता है यह बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे लालू प्रसाद जी ने ठगा नहीं। नौकरी लेना हो तो पैसा दो, चुनाव में टिकट लेना हो तो पैसा दो, यहां तक कि कारोबार चलाना है तो रंगदारी टैक्स दो। बरसों बरस से राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उनको टिकट न दे करके किसी अन्य काम में लगे हुए ठेकेदार और धन्ना सेठों को टिकट देने के लिए विख्यात कुख्यात लालू परिवार रही है। लालू परिवार आगामी विधानसभा चुनाव में भी टिकटों का बारा न्यारा करेगी, यह जगजाहिर है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चिराग पासवान ने कल शाहबाद से शंखनाद किया, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा देखिए चढ़ गया है। चिराग पासवान की नव संकल्प सभा के बाद एलजेपी रामविलास के बिहार प्रभारी और जमुई से सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि शाहबाद से उठी हुंकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। नव संकल्प से नव नेतृत्व। अरुण भारती ने इसके साथ चिराग पासवान की तस्वीर भी पोस्ट की है। और एनडीए के घटक दल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह दावा किया है कि कोई भी दल एनडीए से अलग नहीं है। एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और जल्द से जल्द गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए ताकि चुनाव की तैयारियों के लिए समय मिल सके। कुशवाहा ने यह भी दावा किया है कि इस बार शाहबाद की सभी सीट पर एनडीए की जीत होगी। लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद आपने कहा था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी ला दी गई जिसके बाद परिणाम ऐसे आए। वही परिस्थितियां कहीं विधानसभा चुनाव में न हो, इसे लेकर आपकी एनडीए के गठबंधन क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, सीधा गणित है। शाहबाद का इलाका और मगध का इलाका, बिहार के अन्य हिस्सों की चर्चा तो अलग है। शाहबाद और मगध में एनडीए फोल्ड का जितना वोट है उसको एक साथ अगर हम लोग कर लेंगे तो कहीं से महागठबंधन दूर दूर तक नहीं दिखेगा।
अब इसी वोट में एनडीए का जो वोट है उसी में कहीं से अगर बिखराव होगा, टूट हो जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पे इसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है, जो मिला पिछली बार 2020 में। और 20 ही नहीं, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस चुनाव में भी इसी कारण से इन इलाकों में एनडीए के पक्ष में परिणाम नहीं आया। तो उस वोट के बिखराव को रोक लेना, उस वोट को एक साथ इकट्ठा एनडीए के फोल्ड में, एनडीए के बक्से में डलवा देना, यही है। इतना अगर करने में हम लोग कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से एनडीए यहाँ जिस तरह से 2020 में सभी सीटों पर लगभग हार गया था, इस बार सभी सीटों पर एनडीए की जीत हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए सर? जो आपने बोला कि एनडीए को मेहनत करना होगा, तो एनडीए को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे ये 62 सीटों के परिणाम उसके पक्ष में है? देखिए, आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और टिकट बंटवारे में सोशल इक्वेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत है। और जो एनडीए की विभिन्न पार्टी है जिसका जो रोल है उसके हिसाब से उनके फॉलोअर्स में मैसेज देने की जरूरत है। सभी पार्टी के फॉलोअर्स को लगे, सीटों की संख्या आगे पीछे होती है, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी एक अलग विषय है, लेकिन एनडीए में जो भी पार्टी है उनके जो लीडर्स हैं उनके फॉलोअर्स में यह मैसेज जाना चाहिए कि हमारे नेता का, हमारी पार्टी का प्रॉपर सम्मान है। इतना मैसेज नहीं होने पे फिर लोगों में अच्छी स्थिति नहीं बन पाएगी। और देखिए, चिराग पासवान के चुनावी अभियान की बात कर लेते हैं और नव संकल्प सभा, और अब सियासत भी अब इस पर तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता जहां एनडीए की मजबूती का ये दावा कर रहे, वहीं विपक्ष के नेता चिराग और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। चिराग पासवान जी ने कल जो है अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया है और हम 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो एनडीए घटक दल के नेता के रूप में वहां पर जो है अपनी बातों को रख रहे थे कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हमारा घटक दल जो है चिराग पासवान जी अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाना। कोई भी राजनीतिक दल अगर पहले बोल देगा कि हम 10 सीट ही लड़ेंगे तो उनके कार्यकर्ता पूरे बिहार में क्यों काम करेंगे? माननीय चिराग पासवान जी ने शाहाबाद में रैली करने के बाद मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि एनडीए के 243 सीटों पर हम चिराग के रूप में लड़ेंगे। एनडीए मतलब घटक दल। तो अब मूल सवाल यह है कि जब एनडीए के को जिताने का आपने संकल्प ले लिया तो अब तो वही बताएंगे भाई कि उसका भावार्थ क्या है। हम लोग तो राजनीति का भावार्थ ही जानते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया वही पंच लाइन है। चिराग पासवान जी ने कल बोला कि अब एनडीए में नेतृत्व बदलने का समय आ गया है, नए नेतृत्व की जरूरत है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग रिटायर कर दिए हैं? आखिर क्यों? या मुख्यमंत्री का चेहरा भी इन लोगों ने उनको घोषित नहीं किया है? तो सवाल तो उठता है, क्योंकि एनडीए में सरफुटअव्वल होना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अपने प्रयोगशाला से 2020 की तरह चिराग पासवान का इस्तेमाल करना चाहती है, तेजस्वी जी के नेतृत्व है। इसलिए चिराग पासवान जो राजनीतिक रूप से नए नए प्रयोग के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर बिहार की जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। और इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों को लेकर के लगातार गंभीर है और वो विकास योजनाओं का जायजा भी ले रहे हैं। इस कड़ी में नीतीश कुमार अचानक आज बाढ़ पहुंच गए और बख्तियारपुर में ग्यासपुर गंगा नदी से सीढ़ी घाट तक चल रहे गंगा घाट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए और विकास कार्यों में तेजी लाने को भी कहा। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। दिल्ली में बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो जेपी नड्डा ने यह कहा कि
केंद्र में पिछले 11 साल की मोदी सरकार के नेतृत्व में बड़े बड़े काम हुए हैं जो असंभव लगते थे। ये 11 साल पूरी तरह से जनता को समर्पित है और देश ये कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी सरकार एक जवाबदेह, असरदार और मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है। तो देखिए, जेपी नड्डा की तरफ से मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को गिनाया गया, उनकी जो भी उपलब्धियां हैं उसको गिनाया गया, जिसमें कि अभी हाल ही की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर, इसके साथ ही कई ऐसे कार्य मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं जिसको लेकर के जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए, ये सारी बखूबियां हमको समझने की आवश्यकता है। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां दूध लेने गई एक महिला से बदमाशों ने चेन छिनतई की है। वहीं विरोध करने पर पिस्टल के बट से माथे पर हमला भी किया। घटना के बाद बाइक सवार फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जुब्बा सहनी पार्क के पास पानी टंकी रोड की बताई जा रही है। घटना में घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी मिली कि वो लेडी दूध लेने जा रही थी, दूध ले लौट के आ रही थी, उनके गले में चेन था। आगे थोड़ा बढ़ने के बाद वहाँ से ये मोटरसाइकिल से कोई आया, वो खींचा, वो उसको पकड़ के चेन छिप गया। तब तक वो उससे कॉलर पकड़ के झगड़ा उगड़ा करने लगी, यहाँ तक खींच के ले आया। हम मिठनपुरा थाना क्षेत्र में पानी टंकी चौक है, उसके पास एक जायसवाल गली है, उसमें सुबह एक महिला दूध लेके आ रही थी। तो पहले से ही देखिए एक आदमी अपराधकर्मी कर रहा था और उसकी चेन छीनने के चक्कर में थोड़ा सा घटना हुई है और महिला ने काफ़ी संघर्ष किया है, चिल्लाई भी है, लेकिन अगल बगल के लोगों ने या तो नज़रअंदाज किया है। और इसी बीच बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है, जहां दीपनगर थाना क्षेत्र के मंडाक्ष गांव से बड़ी खबर है। यहां युवक की गोली मारकर के हत्या कर दी गई, जबकि मृतक के दादा घायल है। मृतक का नाम विकास कुमार बताया जा रहा है। मवेशी चराने के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। बच्चा को जा रहा था उधर महादेव था देने, अच्छा, और उसको घेर के मारे लगा। हम दोगे बस हमरो मारने लगा। और गोपालगंज में दरवाजे पर टहल रही एक किशोरी को अगवा कर अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के बलुआ टोला की बताई जा रही है। मृतक किशोरी की पहचान सोनम कुमारी के रूप में हुई है, जो सुभाष शाह की बेटी थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है और हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। परिजनों का यह आरोप है कि सोनम कुमारी कल शाम में खाना बनाने के बाद दरवाजे पर टहल रही थी। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने उसे अगवा कर लिया और गन्ने की खेत में ले जाकर हत्या कर दी। वो बाहर खाना बना करके वो बाहर थोड़ा द्वार पे मेरा टहलने आई थी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उनकी इंक्वायरी हुआ तो वो नहीं मिली। देखा तो घूमते हुए बाहर देखा तो गन्ना खेती में उसका डेड बॉडी उसका मिला। क्या जानकारी मिली, हत्या कर मुआ दिया गया, फेंक दिया गया था, फेंक दिया गया था गन्ना का खेत में। उन लोगों को भी सजा मिली? हाँ, उन लोगों को सजा मिली। गया जी में 21 और 23 जुलाई तक माता ललिता का महायज्ञ होने जा रहा है। सिंदूर महायज्ञ में देश भर से श्रद्धालु आएंगे और देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमचंद महायज्ञ होगा। और पटना में 26 से 30 जून तक ये महायज्ञ हुआ था। आपको बता दें, गया जी में होने वाले महायज्ञ में 3 करोड़ बार अर्चन होगा।
स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में इससे पहले देश के 21 शहरों में महायज्ञ हो चुका है। गया जी में विराजमान माता मंगला गौरी को प्रणाम करते हुए हम लोगों ने एक योजना बनाया है और योजना माता मंगला गौरी के कृपा से संपन्न होगा। माता मंगला गौरी के चरणा अरविंद में त्रिकोटि कुमकुमर्चना महायज्ञ करेंगे। इस यज्ञ में सुहासिनी माताओं द्वारा भगवती को कुमकुम से अर्चना करेंगे। दक्षिण भारत के वरिष्ठ विद्वान उसमें आएंगे, काशी के विद्वान आएंगे, श्री विद्या के ज्ञाता विद्वान आएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।